की वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले आज आप सबसे मिलवाने के लिए मैं विक्रम जी दुबे का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे बुला के इस पवित्र धरती पे आने का अवसर दिया और आप सबसे रूबरू होने का अवसर दिया, अपनी बात कहने का अवसर दिया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं विक्रम जी का, मेरे मित्र पारस जी हैं, राकेश जी हैं, चेतन जी हैं, पूरी टीम है यहाँ पे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। इस कार्यक्रम की रचना करने के लिए मंच पे उपस्थित बहन जी, हमारे वरिष्ठ प्रचारक जी, संघ से जुड़े हुए सामने बैठे हुए हमारे वरिष्ठ जन, सबको मैं प्रणाम करता हूं और बच्चों को अपना आशीर्वाद देता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। परसों मेरा कार्यक्रम इंदौर में था, कल बड़वानी में, आज आपके बीच और कल घर वापसी। आग्रह आप लोगों से ये है, अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। 1-1.5 घंटे जितनी देर बातचीत होगी, हम यहाँ पे भाषण नहीं देने वाले, उद्बोधन नहीं करने वाले, बल्कि हम आप लोगों से संवाद करने वाले। संवाद दोनों तरफ से होता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह यह है कि जब भी मैं कुछ पूछूं तो आप अपना जवाब इतना तेज देना कि आपकी आवाज़ इस माइक तक आ जाए। माइक तक क्यों आ जाए? आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है। लगभग 11 लाख लोग मुझे सीधे फॉलो करते हैं ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे। 5 मिलियन की मेरी मंथली रीच है और आपका वीडियो लगभग 300 यूट्यूब चैनलों पे अलग अलग जाएगा। तो अगले 2 महीने के अंदर हमारी आपकी बातचीत लगभग 1 से 2 करोड़ लोग देखेंगे। तो आग्रह यह है कि जब हम कुछ कहें तो इतना ज़ोर से बोलिए कि पूरे भारत को पता चले कि परशुराम जी के जन्मस्थल के लोग, बाबा साहब के जन्मस्थल के लोग, रानी अहिल्याबाई के कर्मस्थल के लोग कितने प्रतापी हैं, कितने धर्मवीर हैं और आज भी कितने उत्साही है। ये आपका पता चलना चाहिए आपकी आवाज़ से। नाई अच्छा हो लेकिन उस तरह खराब हो। अच्छा हेयर, अच्छी दाढ़ी बन सकती है क्या? जोर से बोलिए। और उस तरह अच्छा हो, नाई खराब हो तो? मिस्त्री अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल खराब हो, अच्छा घर बन सकता है क्या? ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, अच्छी यात्रा हो सकती है क्या? इसी तरीके शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो तो समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। जोर से बोलिए। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई बीमारी नहीं। तो अगर आपके क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, लोगों को अधर्मी बनाया जा रहा है, सड़कों के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, और भी समस्याएं हैं, तो इसका मतलब या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है, या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। अब ये आपको तय करना है कि डॉक्टर अच्छा है या दवा खराब है, ये आपको तय करना है। हम लोग घर में, जिनके घर में सहायक रखते हैं,
किसी माता बहन को रखते हैं घर में काम वाम करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन के, 2-3 हज़ार रुपये देते हैं। उससे अच्छी बातें करने के लिए देते हैं, अच्छा काम करने के लिए देते हैं। वो जो आपकी घरेलू सहायिका है, खूब अच्छी बातें करे, लेकिन ठीक से झाड़ू न लगाए, ठीक से बर्तन न धोए, ठीक से पोछा न करे, आप उसको रखोगे क्या? आपका ड्राइवर खूब अच्छी बातें करे, लच्छेदार बातें करे, खूब अच्छी बातें करे, चाचा ताऊ मामा खूब बोलता रहे, पैर भी छूता रहे, लेकिन ठीक से गाड़ी न चलाए, आप उसको रखोगे क्या? आपका डॉक्टर खूब अच्छी बातें करे, लेकिन बुखार की ठीक से दवाई न दे, आपका बुखार 104 डिग्री बना हुआ है, उतर नहीं रहा है, आप उसको अच्छा डॉक्टर मानोगे क्या? बदल देंगे। और पिछले 75 साल से हम डॉक्टरी बदल रहे हैं। पिछले 75 साल से डॉक्टर बदल रहे हैं, और डॉक्टर दवा नहीं बदल रहे। इसलिए पहले जो बुखार था वो टाइफाइड बन गया। आप समझने की कोशिश करिए, जो बुखार था वो टाइफाइड हो गया, जो बुखार था निमोनिया हो गया, जो सिंपल बुखार था 2 गोली में ठीक हो सकता हो, धीरे धीरे टीबी हो गया, जो सिंपल बुखार था देखते देखते फेफड़ा खराब कर गया। बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर बीमारी का तय समय पे इलाज न कर दिया जाए तो याद रखिएगा, बीमारी कम नहीं होती, बीमारी बढ़ती। और फिर से मैंने कहा, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई हल नहीं। एक बात समझिए, जैसे ड्राइवर का धर्म है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, नाई का धर्म है अच्छी तरीके बाल बनाना, धोबी का धर्म है अच्छी तरीके कपड़ा धोना प्रेस करना। यहां नाई धोबी को जाति समझ समझिएगा, मैं कर्म के आधार पर कह रहा हूं। वैद्य का धर्म है अच्छी दवाई देना। वैसे सांसद विधायक का धर्म क्या है? भाषण देना, फीता काटना, लूटना, सर्वोत्तम कानून बनाना। लेकिन यह सांसद विधायक जब अपना घर बनाना होता है तो 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, 10 आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाएंगे, फिर उसमें सबसे बढ़िया वाला नक्शा चूज करेंगे। जब अपना घर बनाना होगा तो 10 लोगों का घर फिजिकली जाके देखेंगे कि किसके घर का ड्राइंग रूम अच्छा, किसके घर का बेडरूम अच्छा, किसके घर का किचन अच्छा। किसी के घर के ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, किसी के घर के बेडरूम की नकल करेंगे, किसी घर के किचन की नकल करेंगे, और कोशिश करेंगे मेरा घर सबसे अच्छा। कभी आपने कानून बनाते समय यह प्रक्रिया देखी क्या? मुझे दुख है इस बात का, 6000 से ज्यादा कानून है, लेकिन हम कभी पब्लिकली ये नहीं कह सकते कि हमारा फला वाला कानून दुनिया का सबसे अच्छा कानून है। और कानून बनाने की कोई लागत, हम एयरपोर्ट के बारे में कह सकते हैं हमारा फला एयरपोर्ट एशिया का सबसे अच्छा है। हाईवे के बारे में कह सकते हैं मेरा फला हाईवे एशिया का सबसे लंबा है, सबसे अच्छा है। शॉपिंग मॉल के बारे में कह सकते हैं हमारा फला शॉपिंग मॉल दुनिया का सबसे अच्छा है या एशिया का सबसे अच्छा है। बहुत सारी चीज़ों के बाद मिसाइल के बारे में कह सकते हैं हमारी अग्नि मिसाइल दुनिया की सबसे अच्छी है। ऊपर सैटेलाइट छोड़ने के बारे में कह सकते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने 108 सैटेलाइट छोड़ दिया। हर चीज़ में हम क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब डॉक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं, इंजीनियर भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसरो भी अच्छा काम कर रहा है, DRDO भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सांसद विधायक अपना काम नहीं कर रहे। इसलिए आज ये जो संसदीय अत्याचार, पहली बात तो मैं इस टोली को, विक्रम जी को, यहाँ मंच पे सब लोग बैठे हुए जो लोग इस पूरे आयोजन समिति में हैं और जिन लोगों ने ये हेडिंग निकाली है, ये विषय निकाला है, उन सबको बधाई देता हूँ। कई लोग हमसे पूछते हैं, जब जहाँ मैं जाता हूँ, मंडे टू फ्राइडे में सुप्रीम कोर्ट रहता हूँ, सैटरडे संडे बाहर रहता हूँ,
कई लोग पूछते हैं क्या विषय रखे हैं, तो कहीं राम राज्य होता है, कहीं संविधान होता है, अलग अलग विषय होता है। लेकिन ये इनकी खुद की कल्पना है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये विषय मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम सीधे सीधे आम जनता को समझाने वाला विषय है कि ये संसदीय अत्याचार है। और मैं तो ये भी कहता हूँ ये संसदीय मक्कारी भी है, ये संसदीय गद्दारी भी है। अरे ड्राइवर अगर ठीक से गाड़ी न चलाए और ले जाके कुएं में कूदा दे तो गद्दारी हुई कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर डॉक्टर जानबूझ के गलत दवा दे दे, मरीज को मार दे, ये गद्दारी है कि नहीं, मक्कारी है कि नहीं? नाई जानबूझ के आपकी दाढ़ी काट दे, ये मक्कारी है, गद्दारी है कि नहीं? तो जिन सांसदों विधायकों ने देश के विरोध में कानून पे साइन किए, घटिया कानूनों के ऊपर अपना मतदान किया, उसके पक्ष में घटिया कानूनों को बनाया, जिन लोगों ने उस पर साइन किया, जो उसके समर्थन में थे, वो मक्कार हुए, गद्दार हुए कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। ये संसदीय अत्याचार हुआ। किस लिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है? किस लिए उनको फ्री रेल टिकट, फ्री एयर टिकट मिलता है? किस लिए उनको आजीवन पेंशन मिलती है? घटिया कानून बनाने के लिए, अच्छा कानून बनाने के लिए। और एक बात जरूर मैं कह सकता हूं, आप सब यहां बुद्धिजीवी बैठे हुए, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी होंगे। एक समय हमारा देश नियम कानूनों के मामले में दुनिया का विश्वगुरु था। पूरी दुनिया सीखने आती थी भारत से कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। नालंदा और तक्षशिला में अफ्रीका, आगे पूरी दुनिया के लोग आते थे। पूरी दुनिया के राजा नालंदा और तक्षशिला में पढ़ने आते थे, क्योंकि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स इतना तगड़ा था। लेकिन दुख की बात यह है, आज की डेट में सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए 8वीं चाहिए, होम गार्ड बनने के लिए 10वीं चाहिए, सिपाही बनने के लिए, क्लर्क बनने के लिए 12वीं चाहिए, दरोगा बनने के लिए बीए चाहिए, बीएससी चाहिए, बीकॉम चाहिए। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बाबा साहब का खुद भी कहना था कि अनपढ़ अनाड़ी लोग कैसे क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसको संविधान ही नहीं पता, जिसको कानून नहीं पता, जिसको दुनिया में क्या क्या चल रहा कुछ पता ही नहीं है, वो कानून क्या बनाएगा। और सांसद विधायक को हमारे संविधान में लॉ मेकर कहते हैं, जब उसका काम ही, उसका नाम ही है लॉ मेकर। अगर फिल्म मेकर को फिल्म बनाना ना आता तो काहे का फिल्म मेकर? मिस्त्री को घर बनाना ना आता हो, दीवार खड़ी करना ना आता हो तो काहे का मिस्त्री हो? नाई को बाल न बनाना आता हो तो काहे का नाई हो? धोबी को कपड़ा प्रेस करना आता हो तो काहे का धोबी? तो ऐसे सांसदों, विधायकों के जिनको संविधान का ज्ञान ही ना हो, काहे का सांसद विधायक, काहे का लॉ मेकर? लेकिन उस समय एक समस्या थी। समस्या ये थी कि हमारे बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में 8वीं, 9वीं, 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था। सारे लोग लग गए थे एक ही काम में, हमको देश को आज़ाद कराना है। तो लोगों की पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई थी। कोई 10वीं के बाद आ गया, कोई 12वीं के बाद आ गया, कोई 8वीं के बाद आ गया। इन समस्याओं के चलते उस समय बाबा साहब ने बोला कि अभी इस समय करना ठीक नहीं रहेगा। अगर इस समय हम मिनिमम क्वालिफिकेशन तय कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी खपा दिया है स्वतंत्रता संग्राम में, देश को आज़ाद कराने में, वो सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन छोड़ देते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात आई, उसमें फिर यही हुआ कि बहुत सारों ने पूरी अपनी जिंदगी दे दिया। अगर मैक्सिमम एज लिमिट सेट कर देंगे सांसद विधायक बनने के लिए तो फिर कुछ लोग छूट जाएंगे। अपराधीकरण की बात आई तो फिर वही हुआ कि चूंकि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर झूठे केस किए हुए हैं, इसलिए अगर अपराधीकरण के आधार पे, एफआईआर के आधार पे या चार्जशीट फ्रेम होने के आधार पे अगर सांसद विधायक बनने से रोक लगा देंगे
तो अंग्रेजों ने इतने झूठे केस किए हुए हैं, और झूठे केस हमेशा जो टीम के लीडर होते हैं उनके खिलाफ किए जाते थे, तो बहुत सारे लोग सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए 3 विषय छोड़ दिया हमारे संविधान निर्माताओं से। क्या? मिनिमम क्वालिफिकेशन तय नहीं किया, मैक्सिमम एज लिमिट तय नहीं किया, और अपराधीकरण का क्राइटेरिया तय नहीं किया। और उस समय ठीक किया, होना चाहिए था, लेकिन 75 साल के बाद देखते देखते उसका इतना मिसयूज हुआ, आज की डेट में 43% सांसद दागी हैं। 43% सांसद दागी हैं। कुछ विधानसभाओं में तो 50% विधायक दागी हैं। अब ये बताइए, अगर खनन माफिया, ड्रग माफिया, बलात्कारी, किडनैपर, जिसने अकूत पैसा कमाया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी से टिकट खरीद के आ जाएगा, वो विधायक सांसद बन जाएगा, तो केवल फीता ही काटेगा, भाषण ही देगा, आपके बर्थडे पे ही आएगा, शादी विवाह ही अटेंड करेगा, लेकिन अपना मूल काम नहीं करेगा। मूल काम क्या है उसका? कानून बना। अपना मुख्य काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भारत में सांसदों विधायकों का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक पीआईएल मैंने फाइल किया, मैक्सिमम एज लिमिट भी होनी चाहिए। एक मैंने पीआईएल फाइल किया जिसकी चर्चा भी विक्रम जी कर रहे थे। मैंने कहा, जब सांसदों विधायकों को हर जगह वीआईपी व्यवस्था है, मंदिर में भी लाइन में नहीं लगना पड़ता, फटाफट वीआईपी दर्शन हो जाता है, तो इनके मुकदमे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने चाहिए। भाई एयरपोर्ट पे नहीं लाइन लगाते हैं ना? नहीं लगाते। मंदिर में लगाते हैं? नहीं। रेल में, ट्रेन में लगाते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि हमारे सांसदों विधायकों के लिए हमारे कोर्ट में वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। 2016 में मैंने पीआईएल फाइल किया। 2017 में जस्टिस गगोई उस समय इस मैटर को सुन रहे थे। गगोई साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। आज महू भगवान परशुराम जी के जन्मस्थान से और बाबा साहब के जन्मस्थान से उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि बोला पूरे देश में स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। अब इनको वीआईपी तारीख मिलेगी, फटाफट डेट, तारीख पे तारीख नहीं जाना पड़ेगा। इनका मैटर डे टू डे हियरिंग चलेगी। मैंने मांग किया कि इनका मैटर 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए। हालांकि मैंने 6 महीने मांगा था। गगोई साहब बोले 6 महीने बहुत कम है, 1 साल ठीक रहेगा। तो उन्होंने आदेश दिया कि स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट जो बन रही हैं उसमें वर्तमान एमएलए एमपी का भी मैटर चलेगा, पुराने वालों का भी चलेगा, और 1 साल के अंदर डिसाइड होगा। 2 आदेश वो कर गए थे, 2 आदेश बचा हुआ है। तीसरा मैंने मांग किया था कि जो लोग चुनाव जिनके खिलाफ सजा हो जाए, भाई एमएलए एमपी कोर्ट बन गई तो 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा, लेकिन वर्तमान कानून ये कहता है कि 6 साल का बैन होगा चुनाव लड़ने पे। तो मैंने मांग किया था कि लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। अभी अप्रैल में उस पर फाइनल हियरिंग होनी है। और एक मैंने अलग से पीआईएल फाइल किया था कि जिन लोगों को सजा हो गई वो न चुनाव न लड़ पाए, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन बहुत सारे लोग चुनाव तो नहीं लड़ पा रहे हैं, लालू जैसे लोग, लेकिन पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बने हुए। तो पार्टी बनाने, पार्टी अध्यक्ष बनने पे भी बैन होना चाहिए। जो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता वो पार्टी अध्यक्ष कैसे बन सकता है, पार्टी पदाधिकारी जनरल सेक्रेटरी कैसे बन सकता है? उस पर भी 12 अप्रैल को सुनवाई है। और एक मैंने मांग किया था कि अपील चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही सजा हो जाए 24 घंटे के अंदर सदस्यता खत्म हो जाए। आज फैसला और कल सदस्यता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता कल गई है। आजम खां की जा चुकी है, मुख्तार अंसारी की जा चुकी है, अतीक अहमद की जा चुकी है। राहुल जी शायद 200वें नंबर पे थे। अब तक 200 सांसदों विधायकों की सदस्यता, 200 में वर्तमान भी हैं, भूतपूर्व भी हैं। पिछले महीने लद्दाख के सांसद
की सदस्यता गई है, वो तो सिटिंग है, राहुल गांधी जी भी सिटिंग है, आजम खां भी सिटिंग थे, तो लगभग 100 सिटिंग सांसदों विधायकों की सदस्यता गई है और 100 भूतपूर्व की गई है। चुनाव आयोग पे थोड़ा बर्डन बढ़ गया है, उपचुनाव कराना पड़ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उपचुनाव कराना पड़ रहा है, लेकिन हो गई है। इसका एक बड़ा अच्छा पहलू देखने को मिला 2019 के चुनाव में, जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, एक सज्जन मुझे फ़ोन किए, बोले भाई साहब धन्यवाद, मुझे टिकट मिल गया। राष्ट्रीय पार्टी के थे। तो हमने कहा मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे भाई, मैं कौन सा पार्टी अध्यक्ष हूँ टिकट देने वाला। बोले भाई साहब आपके ही प्रयास से मिला है। मैंने कहा मेरे प्रयास से। बोले भाई जिसका टिकट तय हो गया था, पार्टी ने देना कह दिया था तुम्हें ही लड़ना है, वो कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा। तो हमने कहा क्यों मना कर दिया। बोले इसके खिलाफ 42 मामले थे और कह रहा था 4-5 में सजा हो जाएगी। तो वो बोला भाई साहब डर के मारे नहीं लड़ा कि अगर सांसद विधायक नहीं बनेंगे तो मेरा मुकदमा 40-50 साल चलेगा, लेकिन गलती से हम सांसद बन गए, लहर भी अच्छी है, ठीक ठाक है यहाँ पे। तो जैसे ही सांसद हुए 2019 में सांसद बनेंगे, 2019 में सांसद बनेंगे, 2020 में जेल में चले जाएंगे, सदस्यता भी गई, जितना हमने चुनाव खर्चा किया वो भी गया और जिंदगी भर जेल में भी रहना पड़ेगा। इसलिए ये जोखिम नहीं उठाना है, अब हम समाज सेवा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस याचिका के कारण अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, केवल समाज सेवा कर रहे हैं। तो इसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन आप जरा सोचिए, ऐसे ही अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा हो जाए कि सारे मामलों का फैसला 1 साल में होना शुरू हो जाए, तो सोचिए कितना बदलाव आएगा। आज आपकी जमीन पर कोई कब्जा करे, साल भर के अंदर केवल जमीन ही न खाली करना पड़े, बल्कि उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगे। जो आपको 1 साल परेशान किया, जो आपके वकील पे खर्चा करना पड़ा, वो भी अगर आपको मिल जाए वापस, तो कोई दोबारा जमीन कब्जा करने की हिम्मत करेगा क्या? आज न्यायिक व्यवस्था इतनी घटिया है, कानून इतना घटिया है, 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं टोटल। इसका मतलब 5 करोड़ लोग न्याय के लिए दिन रात परेशान हैं। 5 करोड़ परिवार परेशान है 5 करोड़ मुकदमों से। अगर एक परिवार में एवरेज 6 आदमी मानिए, माता पिता पति पत्नी 2 बच्चे, कुछ लोगों का बड़ा परिवार होता है, 15-20 का भी होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। हम 2 हमारे 22 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम 2 हमारे 2 की बात कर रहा हूं। तो अगर 6 आदमी का भी परिवार है तो 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में हैं। संविधान कहता है सबको समयबद्ध न्याय देना किसकी ड्यूटी है? सरकार की। सरकार का मतलब सांसद विधायक। अब इतने दिन हो गए, आप लोगों ने लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग देखी होगी, किसी व्यक्ति ने भारत में जुडिशियल चार्टर लागू करने की मांग किया लोकसभा राज्यसभा में? बोलिए जरा। समयबद्ध फैसला हो, 1 साल के अंदर फैसला हो, कभी इसमें संसद विधानसभा में चर्चा हुई क्या? FIR लॉन्च करने के 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाए, एक भारत में पुलिस चार्टर लागू हो, कभी संसद विधानसभा में चर्चा हुई क्या? न पुलिस चार्टर पे चर्चा हो रही है, न जुडिशियल चार्टर पे चर्चा हो रही है, न इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट पे चर्चा हो रही है, न अपराधीकरण रोकने पे चर्चा हो रही है, न संसद की सफाई करने पे चर्चा हो रही है। तो ये संसदीय अत्याचार हुआ कि नहीं? जोर से बोलिए जरा।